नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रैक्टिस फर्स्ट यानी कि पहला सेट पढ़ा दिया मैंने कंबाइंड जीएस के प्रश्नों का। ये दूसरा सेट है। लगातार वो क्लास आपने बहुत अच्छे से देखी है, उसे भी शेयर कीजिए अपने मित्रों और दोस्तों तक। और इस क्लास को सबसे पहले आप शेयर किया करें, है ना। पेन कॉपी लेकर के तो बैठिए, लेकिन सबसे पहले क्लास को शेयर करो अपने दोस्तों के पास, अपने जितने ग्रुप्स हैं आपके पास सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, और स्टोरी और स्टेटस लगा दिया करो, जिससे और भी बच्चों के पास क्लास पहुंचे। मेरी कोशिश है कंबाइंड प्रश्न, ज़्यादा से ज़्यादा कंबाइंड प्रश्न, जैसे पुलिस का पेपर है उसी हिसाब से, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और देखते हैं इस क्लास में कौन कौन से प्रश्नों को मैंने रखा है। पुलिस के बिल्कुल बिहाफ पर है, उसी के सेट के हिसाब से, जो पेपर अभी हाल ही में हुआ था जो कैंसिल हो गया है। बाकी के आपके जो भी कीमती सुझाव हों किसी टॉपिक को लेकर के, तो वो आप कमेंट करें, आपके सुझाव के हिसाब से भी क्लासेस आपको दी जाएंगी। तो चर्चा करते हैं इस प्रैक्टिस सेट की। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है उत्तर प्रदेश पुलिस का, ठीक है। तो सेट नंबर 2, तो पहला प्रश्न हमें लिखा है सिक्किम भारत का राज्य है हमारा। क्वालिटी बढ़ा करके देख लें, जिनको साफ नहीं दिखता है वो एडवांस सेटिंग में जाकर क्वालिटी बढ़ा करके, है ना। तो देखिए, सिक्किम से भूटान, नेपाल और चीन, ये तीनों देश सीमा बनाते हैं। किससे सीमा बनाते हैं? सिक्किम से सीमा बनाते हैं। और सिक्किम कहाँ पे स्थित है? हमारा उत्तर में स्थित है। सिक्किम की राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या है सिक्किम की? गंगटोक, है ना। सिक्किम की राजधानी गंगटोक। और सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो सिक्किम में स्थित है वो कौन सी है? कंचनजंगा। सिक्किम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई कितनी है कंप्यूटर जी? अभी लिखाया था मैंने ऑफलाइन क्लास में, लगभग 8000 मीटर के आसपास, है ना। इसकी ऊंचाई है कंचनजंगा की। और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी है सिक्किम में, ये नोट कर लेना। उत्तर भारत का राज्य यानी कि उत्तर में स्थित है, 3 देशों से सीमा लगी हुई है। अगला और पॉइंट मैं बता रहा हूँ, देखो पॉइंट तो मैंने एक लिखा है, लेकिन मैं कई सारे पॉइंट बता रहा हूँ एक ही में। स्मार्ट बोर्ड डिजिटल बोर्ड कभी आएगा ठाकुर जी राधा रानी के पास से, तो उसमें बहुत सारा पोस्टमार्टम होगा, है ना। इसमें अभाव रहता है लिखने का, लेकिन तब तक संघर्ष जारी है, आप भी संघर्ष करते रहिए। तो कंचनजंगा सबसे ऊंची चोटी है, गंगटोक इसकी राजधानी हो गई, ठीक है। उत्तर का देश है जिसमें भूटान, नेपाल और चीन इससे सीमा बनाते हैं। अगला नाथुला दर्रा स्थित है सिक्किम में, ये भी नोट कर लो। नाथुला दर्रा जो भारत को चीन से जोड़ता है, कहाँ पे स्थित है? सिक्किम में, ये भी आप नोट कर लीजिए। एक और दर्रा स्थित है जलपला के नाम से, ये भी बहुत फेमस है। ये दोनों दर्रे आप नोट कर लो। अगले प्रश्न में जाते हैं। सिक्किम को कब शामिल किया गया था भारत में? तो भारत में शामिल किया गया था, राज्य का दर्जा 1975 में सिक्किम को दिया गया था, ठीक है जी। कब दिया गया था? 1975 में। 36वां संविधान संशोधन किया था सिक्किम के लिए। ये संविधान का पॉइंट भी लिख लेना। 36वां संविधान संशोधन 1975 में सिक्किम को भारत में शामिल किया गया था, नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो पूछिएगा। अगला पॉइंट है म्यांमार से। म्यांमार से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, ये सभी राज्य सीमा बनाते हैं। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश, सभी जो हमारे पूर्वी राज्य भारत के, कौन से राज्य? पूर्वी राज्य, पूर्वोत्तर भारत के राज्य, सभी म्यांमार से सीमा बनाते हैं, ठीक है। और आमतौर पर सबसे ज्यादा क्या होता है कि जैसे मणिपुर है हमारा, मिजोरम है, नागालैंड है, इन राज्यों में म्यांमार के लोग आते जाते रहते हैं अवैध रूप से, अवैध रूप से, इनलीगल रूप से, क्योंकि बॉर्डर लगा हुआ है, फिजिकल बाउंड्री लगी है हमारी म्यांमार के साथ इन राज्यों की। और सबसे लंबी सीमा की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश की सबसे लंबी सीमा है म्यांमार के साथ। म्यांमार की राजधानी नेपाइतो है और म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है, आगे चल के क्लास में बताएंगे, ये नोट कर लेना। और म्यांमार की सीमा बंगाल की खाड़ी से लगती है, दक्षिण में बंगाल की खाड़ी और म्यांमार के बीच में एक पर्वत श्रृंखला है जो किसी समय हिमालय का भाग था। पर्वत श्रृंखला का नाम है अराकन योमा पर्वत। कौन सी पर्वत है? अराकन योमा पर्वत श्रृंखला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्वत श्रृंखला है। और सुनिए, नोट करते चलिए एक एक प्रश्न को ही। म्यांमार में ही भारत के अंतिम मुगल सम्राट, अंतिम मुगल सम्राट कौन थे? बहादुर शाह जफर सेकंड, अंतिम मुगल सम्राट, जो कि 1857 की क्रांति के समय उन्होंने सरेंडर कर दिया था यहाँ पे, हुमायूं के मकबरे में सरेंडर कर दिया। उसके बाद ब्रिटिश सरकार ने उनको म्यांमार भेज दिया था, तो वहीं उनका निधन हो गया था, ठीक है। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। किसने निर्माण कराया? हुमायूं की पत्नी हाजी बेगम ने। कब निर्माण कराया? 1565 से 1572 के बीच में निर्माण कराया था। हुमायूं का मकबरा ऐसा पहला मकबरा जो भारत में 4 भाग पद्धति पर बनाया गया था, यानी कि चारों कोनों पर क्या है? उसके भाग हैं और बीच में मकबरा है, लाल पत्थर से बना हुआ है।
इस्लामी परंपरा का इस्तेमाल किया गया उसमें, ईरानी परंपरा और भारतीय वास्तुकला का भी। हुमायूं का मकबरा, मुगलों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। नोट कर लेना एक एक पॉइंट को, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अगला पॉइंट है इंटरपोल का हेड ऑफिस कहाँ पे, लियोन में। ये इंटरपोल एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। लियोन कहाँ पे, फ्रांस में, फ्रांस का एक शहर का नाम है। स्थापना हुई थी इसकी 1923 में। इंटरपोल अंतरराष्ट्रीय पुलिस संगठन है, इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, विच इज कॉल्ड ऑफ इंटरपोल, है ना। इट वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1923। अगर बात करें स्थापना की तो 1923 में स्थापना होती है। जब पुलिस संगठन है, अगर कोई व्यक्ति भगोड़ा होता है किसी भी देश से पैसा या किसी भी तरीके से क्राइम करके जाता है तो इंटरपोल को नोटिस दिया जाता है। तो इंटरपोल फिर वो कार्रवाई करता है और इनकी पुलिस विश्व के सारे हवाई अड्डों पर मिलती है, इंटरपोल वालों की, है ना। तो नोट कर लेना बेटा, पुलिस में जो सिलेबस है। अनुच्छेद बात करें 23 और 24 जो आर्टिकल है बहुत इंपॉर्टेंट है। 23वीं और 24वीं शोषण के विरुद्ध अधिकार शामिल है इसमें। किसके विरुद्ध अधिकार है, शोषण नहीं होना चाहिए व्यक्ति का। अनुच्छेद 23 आर्टिकल 23 में क्या है, क्या है आर्टिकल 23 में, बताओ भाई। आर्टिकल 23 में क्या है, जो हमारी ऑडियंस बैठी है हमारे स्टूडियो में, और आप भी बताइए कमेंट बॉक्स के माध्यम से। इसमें हम मौलिक अधिकारों में पढ़ते हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार पढ़ते हैं। लेकिन 23 और 24 में अवैध रूप से खरीद फरोख्त नहीं होगी भारत में, है ना, खरीद फरोख्त में प्रतिबंध है। और 24 में जो 14 साल से छोटे बच्चे होंगे उनको कारखानों पर या अवैध तरीके से कामों पर नहीं लगाया जा सकता। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार है, नोट कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का प्रावधान भाग 15 में संविधान के, कौन से भाग 15 में, 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग का प्रावधान। आर्टिकल 324 से 329 तक निर्वाचन आयोग पढ़ना है, क्योंकि भैया चुनाव कराए निर्वाचन आयोग में। कौन से चुनाव कराए, 18वीं लोकसभा के चुनाव। अब आपसे पूछा जाए कि निर्वाचन आयोग का प्रावधान कौन से संविधान के अनुच्छेद में, तो 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है, ठीक है। 324 में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है। 325 में किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर वोट देने से रोका नहीं जा सकता है। और 326 इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 326 जो अनुच्छेद है वो बहुत महत्वपूर्ण है। 326 में कहा गया है कि भारत में जो वयस्क हो जाएगा वो वोट डालने का अधिकार प्राप्त करता है। आर्टिकल 326 में व्यक्ति की बात करिए, 18 वर्ष का जो बालक है, व्यक्ति जो भी हो जाता है वो वोट करता है, ठीक है। नेपाल, उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में नेपाल, हाँ भाई बताइए कंप्यूटर जी, कौन से हिस्से में है, उत्तर में स्थित है। कौन सी दिशा में, उत्तर में नेपाल। तो नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले लगते हैं, 8 जिले सीमा बनाते हैं। इसे एक बार चेक कर लेंगे आप, कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब दीजिएगा। वैसे 8 जिले सीमा बनाते हैं, 8 जिले उत्तर प्रदेश की सीमा बनाते हैं। नेपाल से बहुत सारी नदियां इस समय कहाँ आ रही है, उत्तर प्रदेश में आ रही है। जैसे कि राप्ती नदी, राप्ती नदी इस समय बाढ़ के हालात बने हुए। राप्ती नदी कहाँ से निकलती है, नेपाल से ही आती है उत्तर प्रदेश में। और आपने पढ़ा होगा कई बार, राप्ती नदी कहाँ पे बहती है, गोरखपुर में बहती है ना, कुशीनगर वाले हिस्से में बहती है राप्ती नदी। तो नेपाल से महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर इन हिस्सों में बहती हुई आती है। अभी बाढ़ के हालात बने हुए इन हिस्सों में, क्योंकि तराई का क्षेत्र है और बहुत सारी नदियां आती हैं, है ना। तो राप्ती लिख लेना, गोरखपुर बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। गोरखपुर कौन सी नदी के तट पर, राप्ती नदी के तट पर। गैट एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है, गैट, जिसकी स्थापना 1948 में हुई थी और हेड ऑफिस इसका जेनेवा में। हेड ऑफिस कहाँ पे भाई साहब, जेनेवा में इसका हेड ऑफिस है ना। गैट की स्थापना 1948। इसी का नाम बदल दिया गया, तो बाद में क्या कर दिया गया नाम, WTO, विश्व व्यापार संगठन। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना आती है तो 1995 में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, 1995 विश्व व्यापार संगठन। गैट का ही नाम बदल के विश्व व्यापार संगठन हो गया। पहले गैट था तो 1948 और जेनेवा में हेड ऑफिस स्विट्जरलैंड। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट कौन से देश को कहा जाता है, लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, तो भूटान को कहा जाता है। लैंड ऑफ थंडरबोल्ट किसे कहा जाता है, भूटान को कहा जाता है। और भूटान की राजधानी क्या है भैया, थिम्पू। भूटान की राजधानी है थिम्पू। और भूटान से कितने भारत के राज्य सीमा बनाते हैं, कमेंट में फटाफट बताइए। कमेंट में जाइए और मुझे ये बताइए कि भूटान से कौन कौन से ऐसे राज्य हैं जो भारत के राज्य सीमा बनाते हैं। एक तो मैंने अभी बताया, भूटान से कौन सा राज्य लगा है, सिक्किम।
सिक्किम के अलावा और बताइए कौन कौन से राज्य भूटान से लगे हुए हमारे पड़ोसी राज्य हैं जो भूटान से सीमा बनाते हैं, फटाफट से बताइए, है ना, कमेंट बॉक्स में जाकर। अगला प्रश्न है भारतीय न्याय संहिता, यानी कि शॉर्ट में BNS बोलेंगे इसको अब यहां से आगे। भारतीय न्याय संहिता कब से लागू हुई भारत में? 1 जुलाई 2024 से भारत में लागू की गई है। इसकी मैं धारा भी पढ़ाऊंगा एक क्लास में, जो पूछा जाएगा 100% पुलिस के एग्जाम के लिए और आने वाले SI के एग्जाम के लिए। ये क्वेश्चन परमानेंट तैयार है, इसके अंदर भी पोस्टमार्टम करूंगा मैं, पढ़ाऊंगा। जो भारतीय दंड संहिता थी 1860 में बना था एक कानून जिसका नाम था भारतीय दंड संहिता, इंडियन पेनल कोड 1860 में, ठीक है, उसको बदल दिया गया। उसके अंदर बहुत सारी चीजों को बदल दिया सरकार ने, धाराओं को बदल दिया। तो ये नए रूप से लागू किया है 1 जुलाई 2024 को भारत में। अब इसका नाम है भारतीय दंड की जगह न्याय संहिता, यानी शॉर्ट में BNS, और पहले होता था IPC की जगह BNS, ठीक है, नोट कर लेना। अगला पॉइंट है हेनसांग या हेनसांग यात्रियों का राजकुमार। किनका राजकुमार? यात्रियों का राजकुमार। हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और कहां का था? चीन का था, चीन का यात्री था, चीन की राजधानी बीजिंग। एक नदी है भारत में जो बहती है, माही नदी, मालवा के पठार पर। माही नदी विंध्याचल पर्वत से निकलती है, मध्य प्रदेश के धार जिले से, मध्य प्रदेश के धार जिले से निकलती है, और कर्क रेखा को कितनी बार काटेगी? कर्क रेखा को 2 बार विभाजित करती है भाई साहब। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है, और कर्क रेखा को ये नदी 2 बार विभाजित करती है, जो कि विंध्याचल मध्य प्रदेश के धार वाले हिस्से से निकलती है, मालवा के पठार पर बहती है, ठीक है, नोट कर लेना। प्रधानमंत्री जी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ कब ली? 9 जून 2024 को, तीसरी बार 9 जून 2024 को तीसरी बार शपथ ली प्रधानमंत्री जी ने। अगला पॉइंट है देवी सती। ये देवी सती है माता जी, इनका प्रसिद्ध मंदिर है कामाख्या का मंदिर। कामाख्या का मंदिर कहाँ पे स्थित है? गुवाहाटी के कौन सी जगह? सॉरी, असम के गुवाहाटी में स्थित है। राज्य का नाम क्या है? आसाम। आसाम की राजधानी दिसपुर और गुवाहाटी के बीच में पड़ता है। वैसे अगर बात करें तो दिसपुर एक तरफ गुवाहाटी है, लेकिन सीमा गुवाहाटी में इस मंदिर की। जगह का नाम कामाख्या है, वहां पे जगह का भी नाम कामाख्या है और मंदिर का भी नाम कामाख्या। लेकिन मंदिर के अंदर जो स्थित है देवी माँ, उन देवी माँ का नाम है देवी सती के नाम से फेमस है ये वहां पे, ठीक है, नोट कर लेना। अब देखो जापान, जापान कहाँ पे स्थित है? विश्व में पूर्व में स्थित है, ठीक है। जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो, और टोक्यो कौन से द्वीप पर स्थित है? होन्शु द्वीप पर स्थित है। टोक्यो जो राजधानी वो होन्शु द्वीप पर, लेकिन पूरा जापान 4 द्वीपों में बसा है। एक होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू और क्यूशू, ये 4 द्वीपों में बसा हुआ है। ये चारों द्वीपों को लिख लेना, ज्यादा डिटेल में क्वेश्चन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। होन्शु लिख लेना या चारों द्वीपों को लिख लेना। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। हमारे देश का जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से लिया गया है। इलाहाबाद के नैनी से ब्रैकेट में मिर्जापुर भी लिख लेना, 82.5 डिग्री। लंदन से भारत का समय 5.5 घंटे आगे रहता है, ये नोट कर लेना। कितने घंटे? 5.5 घंटे। और भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर के निकलती है। कितने राज्यों से? 5 राज्यों से होकर गुजरती है मानक समय रेखा। बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है जो आपको काम आएंगे, और ये 100% 10 लिख लेना। जितने मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा हूँ और कराने जा रहा हूँ, पुलिस का पेपर उम्मीद करूंगा बाहर नहीं जाएगा एक भी क्वेश्चन, ठीक है ना। पहले गया है जितने भी मैंने पढ़ाए हुए, पहले कंप्यूटर जी बाहर गया क्वेश्चन हमारा नहीं गया था। सनातनी एक भी क्वेश्चन हमारा बाहर नहीं गया है, और जबकि पहले तो हमने प्रैक्टिस सेट भी नहीं पढ़ाए थे, सिर्फ टॉपिक पढ़ाए थे चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो भरतनाट्यम एक डांस है जो तमिलनाडु का फेमस है। भरतनाट्यम कहाँ पे होता है? तमिलनाडु। कुचिपुड़ी कहाँ पे होता है? आंध्र प्रदेश का बहुत फेमस डांस है। कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का। और कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो देखो नौटंकी भी बहुत फेमस है, रासलीला भी फेमस है। रासलीला, नौटंकी और कथक ये फेमस है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। आगे बात करते हैं फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और इसमें मुद्रा जो चलती है वो चलती है पैसो। मुद्रा कौन सी चलती है? पैसो चलती है, ठीक है। मुद्रा कौन सी चलती है?
पैसो चलती है फिलीपींस की राजधानी मनीला में, इस पॉइंट को याद रखना। म्यांमार की राजधानी है नेपल्टो, और यहाँ मुद्रा कौन सी चलती है, क्यात चलती है, ठीक है। और म्यांमार में एक शहर का नाम है मांडले, एक शहर का नाम है मांडले भाई साहब, ठीक है। और यहाँ 6 साल तक लोकमान्य तिलक, हमारे नेता जाने माने लोकमान्य तिलक जी, लोकमान्य तिलक जी को अंग्रेजों ने यहाँ की जेल में बंद कर दिया। 6 साल तक यहाँ तक जेल में रहे, म्यांमार की इसी जेल में रहे, मांडले में, लिख लेना ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। चीन की राजधानी बीजिंग, और एक किताब भी लिखी थी गीता रेस, इसी जेल में, गीता रेस में लिख लेना। चीन की राजधानी बीजिंग, और मुद्रा चलती है युआन, इसे लोगों तौर पर चीन में बोलते हैं, रैनमिन भी बोलते हैं, ये भी लिख लेना ब्रैकेट में। चीन में इसी मुद्रा का लोकल नाम है रैनमिन, वैसे युआन आती है, पेपरों में युआन याद रखना। लाओस की राजधानी है वियंतियाने, वियंतियाने, और मुद्रा चलती है यहाँ पे कीप, मुद्रा कौन सी चलती है, कीप। और इस देश को विश्व में कहते हैं हजारों हाथियों की भूमि कहते हैं, ये भी नोट कर लेना, हजारों हाथियों की भूमि, द लैंड ऑफ 1000 एलिफेंट्स इंग्लिश में बोलेंगे तो, हजारों हाथियों की भूमि लाओस। और दक्षिण पूर्व एशिया का ऐसा देश है जो लैंड लॉक्ड कंट्री है, ये भी लिख देना, लैंड लॉक्ड, लॉक का मतलब ऐसा देश जिसकी सीमा सागर से नहीं लगती है, महासागर से नहीं लगती है। कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार से जो भी सुझावों का स्वागत है, कमेंट करके आप अपने सुझाव दीजिए, सजेशन दीजिए उसी हिसाब से। लेकिन प्रैक्टिस सेट की क्लास अवश्य लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और भैया लाइक करने में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, है ना। आपको एक तरीके से ये समझ लीजिए पूरा निचोड़ दिया जा रहा है, आपको इधर उधर पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी ज़्यादा, ये पूरा निचोड़ है जीएस का। विश्व कॉपीराइट दिवस कब मनाते हैं, 23 अप्रैल को मनाते हैं विश्व कॉपीराइट दिवस। क्योंकि दिवस भी आए, एक सेट में 6 नंबर के दिवस थे यूपी पुलिस के पेपर में, 4 नंबर के दिवस तो पूछे गए, 4 नंबर बेटा बहुत नंबर हो गए मेरिट में लाने के लिए, तो दिवस रटने। विश्व ओलंपिक दिवस बेटा 23 जून को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 23 जून। कॉपीराइट दिवस 23 अप्रैल। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं, और कब से मना रहे हैं इसे, 1987 से। कनाडा का एक शहर है मॉन्ट्रियल, वहां पे इसका सबसे पहले सम्मेलन हुआ था मॉन्ट्रियल, कागज के उत्पादन के लिए फेमस है, कागज का उत्पादन होता है। विश्व जनसंख्या दिवस बेटा 11 जुलाई को मनाते हैं, विश्व जनसंख्या भी मनाया जाएगा, 1987 से मना रहे हैं, इसको लिख लेना। विश्व जनसंख्या दिवस कब से मना रहे हैं, 1987 से। मनाते कब है, 11 जुलाई। अभिनव भारत समाज एक क्रांतिकारी संगठन था, इसकी स्थापना 1904 में हुई थी, और बीडी सावरकर साहब ने करी थी नासिक में, नासिक में स्थापना करी थी बीडी सावरकर साहब ने, अभिनव भारत समाज। और इसका पुराना नाम था मित्र मेला, ये भारत का पहला क्रांतिकारी संगठन था मित्र मेला, बाद में अभिनव भारत समाज। मित्र मेला की स्थापना 1899 में, और अभिनव भारत समाज 1904। बस नाम बदल गया तो वर्ष भी अलग लगाती है। नासिक महाराष्ट्र का शहर है नासिक, जहाँ सबसे ज्यादा अंगूरों का उत्पादन होता है, अंगूर ग्रेप्स, और शामली में भी होता है। महाराष्ट्र में नासिक और शामली सबसे ज्यादा अंगूर उत्पादन करते हैं। नासिक वो शहर है यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है, और नासिक में गोदावरी नदी बहती है या निकलती है नासिक से। नासिक में स्थित त्रयंबकेश्वर की पहाड़ियों से गोदावरी नदी निकलती है, ठीक है। ये पॉइंट भी नोट कर लेना। जो मैं एक्स्ट्रा बेटा कॉमेंटेटरी कर रहा हूँ, वो कॉमेंटेटरी बड़ी गजब की कॉमेंटेटरी है, ध्यान रखना। क्वेश्चन आते हैं कॉमेंटेटरी से, ये तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, लेकिन अलग से जो मैं बताया उसको नोट करते चले। एक देखिए सर की उपाधि, अलग से एक शब्द मिलेगा सर, और एक शब्द मिलेगा हमें नाइटहुड, ये दोनों शब्द मिलते हैं पढ़ने को। सर या नाइटहुड की उपाधि को 30 मई 1919, ये डेट भी है, 30 मई 1919 को रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या कर दिया, वापस कर दिया, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 बैसाखी के दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ, जब लोग बैसाखी का त्योहार मनाने आए थे, इकट्ठे हुए थे, ठीक है। तो वहां के सेनापति, सैन्य कमांडर जनरल ओडायर ने गोलियां चलवा दी थी, तो उसी के बाद ये उपाधियां वापस करी। और एक और व्यक्ति थे जो वायसराय के साथ रहते थे उन दिनों, वायसराय की परिषद में रहते थे, भारत के थे, शंकरन नायर, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था वायसराय की कार्यकारिणी से। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था, कमेंट बॉक्स में फटाफट से बता दो, कमेंट बॉक्स में बताइए वायसराय कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय। अगला पॉइंट है बाबर का मकबरा। आपको बताइए मकबरा तो आना ही आना है 2 नंबर में। बाबर का मकबरा अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में।
और जगह का नाम है बाग ए बाबर। काबुल में जो जगह है वो है बाग ए बाबर, लेकिन बाबर की मृत्यु 1530 में 26 दिसंबर 1530 को आगरा के आरामबाग में हुई थी। आगरा के आरामबाग में बाबर 4 साल तक शासन किया इंडिया में, 1526 से 1530 तक। तो ज्यादातर बाबर का जो शौक रहा वो पेड़ पौधे बाग लगाने का शौक था, तो बागों को बहुत लगवाया इसने इधर, है ना। एक दिल्ली सल्तनत में फिरोज शाह तुगलक बहुत शौकीन था बागों का, उसने 1200 बाग लगवाए थे, फलों के बाग लगवाए थे उसने, और बाबर भी बागों का शौकीन था। तो जैसे आराम बाग का नाम इस समय है राम बाग आगरा के भीतर, ठीक है। तो बाबर की जो पुरानी कब्र है वो आज भी है आगरा में, लेकिन बाद में कहाँ दफनाया गया, काबुल, अफगानिस्तान की राजधानी, ठीक है। और काबुल नदी भी बहती है उस तरफ। अगला पॉइंट है कालीबंगा। कालीबंगा राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का स्थल है। राजस्थान में स्थित हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ से जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले। कैसे प्रमाण मिले, जुते हुए खेतों के प्रमाण। अगर जुते हुए खेतों के प्रमाण मिले तो खेती के बारे में भी जानकारी हुई, फसलों के उत्पादन के विषय में भी जानकारी हुई, है ना। तो कहाँ पे स्थित है कि राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में, श्रीगंगानगर जिले की सीमा में आता है कालीबंगा। यहाँ से ब्लैक कलर की यानी काले रंग की चूड़ियां भी मिली थी, उसी के नाम पर नाम पड़ा कालीबंगा, और जुते हुए खेतों के प्रमाण भी मिले थे। और कालीबंगा से घरों से जो घर प्राप्त हुए थे वहां पे अग्नि कुंडों के प्रमाण भी मिले थे कालीबंगा से। किनके, अग्नि कुंडों के प्रमाण, ठीक है। आगे बात करते हैं गलीचा। गलीचा उद्योग उत्तर प्रदेश में कहाँ पे, भदोही और मिर्जापुर। सबसे ज्यादा जो कालीन बनती है, कालीन का काम होता है, जैसे गलीचा हम कहते हैं, वो भदोही और मिर्जापुर दोनों जिलों में प्रसिद्ध है ये काम। नोट कर लेना और छाप लेना, और बताइएगा क्लास कैसी लगी। ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने मित्रों के साथ, ठीक है। अगला पॉइंट है अलकनंदा नदी। सतोपथ ग्लेशियर से निकलती है भाई साहब। कौन से ग्लेशियर से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर से। अलकनंदा नदी के तट पर स्थित है भगवान बद्रीनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है, भगवान बद्रीनाथ। और बद्रीनाथ में पूजा होती है भगवान विष्णु की, विष्णु भगवान को समर्पित है। और जो आदि शंकराचार्य थे हमारे, आदि शंकराचार्य, जिन्होंने भारत के चारों हिस्सों में काय की स्थापना करी, पीठों की स्थापना करी है। भारत के चारों दिशाओं में 4 पीठ हैं बहुत प्रसिद्ध। आदि शंकराचार्य का जन्म केरल में हुआ, यानी कि दक्षिण भारत में, केरल में, और मृत्यु बद्रीनाथ में हुई आदि शंकराचार्य, ठीक है। 4 पीठों की स्थापना करी है। यदि आप बता सकें तो 4 पीठों में से 2 पीठ कमेंट बॉक्स में बताइए शंकराचार्य के द्वारा स्थापित 2 पीठ या 4 पीठों का आंसर अगर आपको पता है तो बताइए, नहीं अगले प्रैक्टिस सेट में मैं पढ़ाऊंगा इनके बारे में, ठीक है। तो कहां से निकलती है, सतोपथ ग्लेशियर, उत्तराखंड। राज्य का नाम लिख लीजिए यू के शॉर्ट में, उत्तराखंड। अगला पॉइंट है बंगाल विभाजन का हुआ 16 अक्टूबर 1905, किसने किया, लॉर्ड कर्जन ने। और बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया, 1911 में। बंगाल विभाजन को रद्द कब कर दिया, 1911 में, ठीक है। कब कर दिया था रद्द, 1911 में। और 1911 में वायसराय थे भारत के लॉर्ड हार्डिंग सेकंड थे वायसराय। अगला पॉइंट है तुलसीदास, किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास जी। जो तुलसीदास थे उनका जन्म चित्रकूट या बांदा ऐसे पढ़ते हैं, चित्रकूट के राजापुर गांव में हुआ था। जिन्होंने रामचरितमानस की रचना करी तुलसीदास जी ने, कौन सी भाषा में, अवधी भाषा में। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अकबर के शासनकाल के दौरान लिखी, यानी कि दिल्ली में मुगलों का शासक अकबर था, इधर तुलसीदास अपना काम कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसीदास को साक्षात रामचरितमानस लिखते हुए भगवान राम के दर्शन हुए थे। तो एक चौपाई इसी के ऊपर तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस के अंदर लिखी थी। कौन सी चौपाई लिखी है, चित्रकूट के घाट पे वही संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसें तिलक करें रघुवीर। इस चौपाई को लिखा है, यानी कि संतों की भीड़ वहां पर होती थी चित्रकूट के घाटों पर। तुलसीदास चंदन घिसें, चंदन घिसा तुलसीदास जी ने, और तिलक किसने किया, साक्षात भगवान रघुवीर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने। तो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस अवधि में लिखी है, अकबर का समकालीन इनको माना जाता है। और तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ वो हुआ था, वैसे विवाद है, हिंदी में आप पढ़ते आ रहे होंगे, खासगंज सोरो में भी जन्म बताते हैं कुछ लेखक, और बांदा या चित्रकूट की सीमा पर राजापुर गांव में भी बताते हैं। तो
तो ये दूसरा सेट है हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस का। कैसी क्लास लगी अवश्य बताइए, कोई सुझाव हो अवश्य दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास को लाइक करना ना भूलें। और भाई साहब शेयर करना तो कम से कम ना भूलें, अपने मित्रों और दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें। आप लगातार प्रैक्टिस सेट आएंगे, लगातार मिश्रण आएगा आपके लिए, कंबाइंड मिश्रण आएगा। उसे कहते हैं ना हिंदी में कहावत में, गागर में सागर। तो जो ज़्यादा है मैटर, विस्तार है, उसी को कम शब्दों में बताने की कोशिश है हमारी इस क्लास के माध्यम से। तो लगातार जुड़ते रहिए आप और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे यदि नए जुड़ते हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें चैनल का, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ेंगे तो हमें मदद मिलेगी कि अपनी एजुकेशन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट हम पढ़ा रहे हैं, बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं, कोई शुल्क नहीं इसका। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारा उद्देश्य यही है पहुँचाने का है, ठीक है। चाहे कोई गरीब हो, चाहे कोई अमीर हो, चाहे दूर बैठा हुआ पढ़ रहा हो, चाहे नज़दीक पढ़ रहा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारा ये माध्यम पहुंचना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ आपसे यह आशा और अपेक्षा रहती है हमारे सब्सक्राइबर से कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें हमारे चैनल के साथ और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपना ख्याल रखिए, आनंद से रहिए। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, 1-2 सेकंड का आपको समय भी दिया जाएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।